अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। 4 अप्रैल 1979 यानी ठीक 44 बरस पहले पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मकबूल तरीन रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती अहकामात पर फांसी दी गई और पाकिस्तान की तारीख ने यह साबित किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी एक जुडिशल मर्डर था। ये इतराफ़ जुर्म भुट्टो को फांसी देने वाले बेंच में शामिल जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह ने खुद किया था। आज फिर 44 बरस बाद 4 अप्रैल 2023 को हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी और आइनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के दहाने पर खड़ा है। करीबी दोस्त ममालिक पाकिस्तान से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। पाकिस्तान की आला अदलिया में तकसीम वाज़े हो चुकी है। आला अदलिया पंजाब और पुख्तूनख्वा इलेक्शन मुलतवी करने के केस पर फुल कोर्ट की तश्कील की दरख्वास्त आज मुस्तरद कर चुकी है। सियासी कायदीन आपस में एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है और मार्शल लॉ और इमरजेंसी की भी बाज़गश सुनने में आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और पुख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने के अहकामात सादिर कर दिए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के अहकामात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले मरहले में इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करे और उसको मॉनिटर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वजारत ख़जाना फंड्स फराहम करेगी। वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए जारी करेगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है वो 19 अप्रैल तक जारी की जाएगी। इसी तरह इंतखाबी निशानात जो हैं वो 20 अप्रैल तक अलाट किए जाएंगे और 14 मई को पंजाब के इलेक्शन करवाए जाएँ। ये अहकामात आज सुप्रीम कोर्ट ने सादिर किए। निगरान हुकूमत IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा जो है ये जो है सिक्योरिटी की यकीन दहानी उनसे मांगी गई है। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसले में मजीद ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन से आगे नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसले से 13 दिन ज़ाया हुए। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तोसी की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देकर दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के स्केड्यूल के मुताबिक 13 दिन आगे करने और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से दोबारा कार्रवाई शुरू करने के अहकामात जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसले में निगरान हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने की हिदायत भी जारी की और ये कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन की मुआवनत नहीं की जाती तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। फैसले में मजीद यह तहरीर किया गया कि सदर मुमलिकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल किया जाता है और वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए फ़ौज, रेंजर्स, FC और दीगर अहलकार जो हैं वो फराम करे। वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी प्लान भी फराम करे। आज अहम फैसला सुनाए जाने के बाद से पहले जो है वजारत दिफा ने सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी से मुतालिक एक सील्ड रिपोर्ट चीफ जस्टिस को उनके चैम्बर में पेश की, जहां चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन ने रिपोर्ट का जायज़ा लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुतालिक फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। वफाकी काबीना के इजलास के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़लियती फैसला है, लिहाजा काबीना उसे मुस्तरद करती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं और पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम है। वफाकी काबीना के इजलास में तमाम इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल एतमाद का यकीन दिलाया और शहबाज शरीफ जो हैं वो कल अपनी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी उन्होंने तलब कर लिया है। काबीना इजलास में ये फैसला भी हुआ कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ईवान में आवाज़ बुलंद करेगी। इत्तेहादी जमातें ईवान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहस करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ईवान में हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। इसी तरह नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने अदालती फैसले को दोहरा मेयार करार दे बड़े फैसले देने वाले 3 जजेस के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस भिजवाने का मुतालबा किया। जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? मैं समझता हूँ कि इन 3 जजेस का फैसला जो है इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए और आज का जो फैसला है ये इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट का दर्जा रखता है। इसी तरह नून लीग की सीनियर सदर मरियम नवाज ने अपनी ट्वीट में अदालती फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं है।
आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इससे पहले कौमी असम्बली के इजलास से आज खिताब किया और अदालती कार्रवाई को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 4 अप्रैल के रोज जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। आज 4 अप्रैल है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में जो कार्रवाइयां हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को जनाब स्पीकर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी राजर बेंच ने आज जो हाफिज इकराम है उनको मेडिकल कॉलेज के दाखिले में इजाफी नंबर देने से मुतालिक असखुद नोटिस को 5 मिनट के अंदर निपटाते हुए ये कहा गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं, असखुद नोटिस गैर मुअस्सर होने पर निपटा दिया जाता है। आपको याद दिलाते चलें कि मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में खुसूसी बेंच ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) यानी असखुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दिया था। फैसले में यह कहा गया कि रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए। फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में चीफ जस्टिस को स्पेशल बेंच बनाने का इख्तियार नहीं और मुख्तलिफ बेंचेस से एक एक जज को शामिल किया गया। अदालती वक्त ख़त्म होने के वक्त केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज हुक्मनामे के मुताबिक तश्कील दिए जाने वाले 6 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस एजाजुल हसन ने की थी। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें चाइना से ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब, जबकि आगे चलकर पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब और बैरिस्टर अली जफ़र साहब जो कि सेनेटर भी हैं, PTI के रहनुमा भी हैं, और उसके बाद हमें साबिक स्पीकर और PTI के रहनुमा असद कैसर साहब भी ज्वाइन करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी जनाब एहसन इकबाल साहब ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। क्लियर कट एक काबीना का वर्जन आ चुका है शहबाज शरीफ साहब का कि हम इस फैसले को नहीं मानते, ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ये उनका अकलियती फैसला है। अब सर, ये तो स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसे हम नहीं मानते, उसकी जो भी वजूहात हों, लेकिन ये तो सीधा सीधा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा शहबाज शरीफ साहब पे, और एक और वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे जिन्हें घर भिजवा दिया जाएगा। देखिए आदिल, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपने खुद ही बदतरीन दुश्मन साबित होते हैं। अब जब पाकिस्तान को एक तरफ हम स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं भी चीन में आया हुआ हूँ और हम CPEC के जो प्रोजेक्ट है इसको आगे ले जाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमारी अदलिया ने जैसे 2017 में एक बहरान पैदा करके मुल्क को मुआशी तौर पे क्रैश करा दिया था, इसी तरह का तजादात से भरा हुआ ये फैसला करके मुल्क को दोबारा एक सियासी बहरान में धकेलने की कोशिश है। आप मुझे ये बताइए कि जो ये 3 जज साहबान ने फैसला किया है, इनकी 90 दिन की तशरीह पंजाब के ऊपर तो लागू होती है, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन को तो 90 दिन की कैद से आज़ाद कर दिया गया है। वहाँ पर मुतलका फोरम पे जाएं और वो फैसला करेंगे, चाहे 90 दिन हो, 120 हो, 180 दिन हो, वहाँ पे 90 दिन की हुर्मत जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है। फिर आपने जैसे कहा, हुकूमत ने भी कहा है कि ये 4 जज साहबान जो है इस बात को वाज़े तौर पे जब कह चुके थे कि ये सुओ मोटो केस नहीं बनता, और उन 4 जजेस की राय को, अक्सरियती फैसले को नज़रअंदाज करके अकलियती 3 जजों ने एक फैसला दिया है जो कि एक सियासी जमात को उसके नुक्ता नज़र के मुताबिक अकोमोडेट करने का जरिया बनता है। और इसकी वजह यह है कि आप देखिए कि इतना अहम मसला था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी सियासी जमात को, इलेक्शन के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ पे किसी सियासी जमात को, किसी के नुमाइंदे को नहीं सुना गया, सिर्फ PTI को सुना गया है और PTI के वकील को सुना गया है, और जज साहबान ने फैसला दे दिया। अब आप इसके मुज़मरात देखें कितने संगीन हैं। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उजलत में दिया है, दूसरों को सुने बगैर दिया है, इसने पाकिस्तान के जो एक पहले ही बहुत हसास वफाक है, इसके अंदर हमेशा के लिए पंजाब, जिसमें पाकिस्तान की 55% आबादी या अक्सरियत बसती है, उसको पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर और पाकिस्तान के वफाक पर अमलन
मोनोपोली दे दी है, इजारादारी दे दी है। अब आप मुझे ये बताइए कि हमेशा के लिए कौमी इंतखाबात से जब 6 माह पहले पंजाब के सूबे में इलेक्शन होकर वहां पर एक सियासी हुकूमत कायम हो जाया करेगी, तो फिर किसकी मजाल है कि पंजाब की मर्जी के बगैर मरकज में हुकूमत बना के दिखाए, क्योंकि वहाँ की जो सियासी हुकूमत है वो अपनी इंतज़ामी वसाइल की वजह से, अपनी सियासी ताकत की वजह से इलेक्शंस पर असरअंदाज होगी। तो पाकिस्तान के बाकी सूबे तो फारिग हो गए हैं। तो क्या ये पाकिस्तान सिर्फ पंजाब का नाम है या एक वफाक है? मेरा अपना ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फैसले के नतीजे में जो रद्द अमल पैदा होगा मुस्तकबिल के अंदर, उससे पाकिस्तान के वफाक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और इसी किस्म की तंग नजरी के या अनापरस्ती के फैसलों ने माजी में भी हमें तबाह किया है पाकिस्तान को। एहसन साहब, ये जो आप एतराज़ात उठा रहे हैं, ये सारे फैसले में तकरीबन इस पर बात भी हो चुकी है। अब फैसला तो सेटल हो चुका है, चाहे वो 4-3 का था, अकलियत था, अक्सरियत था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि मई में पंजाब में इंतखाबात होंगे। ऑल्दो अगर पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही सूबे में हो तो आपकी बात दुरुस्त है, उसमें वजन है कि मुल्क में अफरा तफरी सियासी जो है वो बढ़ भी सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस सवाल को कंसीडर कर चुकी है। सब कुछ के बावजूद अब फैसला हो चुका है, जो कि हुकूमत कह रही है हम नहीं मान सकते इस फैसले पर। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा अगर कल को शहबाज शरीफ भी एक और ऐसे प्राइम मिनिस्टर एहसन साहब बन जाते हैं जिन पर तौहीन अदालत लगकर उनको फारिग कर दिया जाता है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? मजीद इंस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा मुल्क। तो देखिए, बात हुकूमत ये नहीं कह रही कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। हुकूमत ये कह रही है कि हम 4 जजों के फैसले को तस्लीम करते हैं, और 4 जजेस ने वाज़े तौर पे कहा था कि वो मोटो का केस नहीं बनता। और अगर 4 जजेस को नजरअंदाज करके 3 जजेस अपनी मर्जी को मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। देखिए, इस वक्त जो हमें एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों को ये प्रचार करते हुए नजर आती है कि आप लोग आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करें, लेकिन जिस किस्म की गिरोहबंदी सुप्रीम कोर्ट में देखी जा रही है कि चंद जजेस हैं, मंजूर नजर जजेस हैं। हमने सुना था अफसरों के लिए तो सुना था कि खुडे लाइन अफसर होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह नहायत सीनियर जजेस को खुडे लाइन लगा दिया गया है कि वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते। जितने सियासी नौयत के केसेस हैं उनमें मखसूस किस्म के जज साहिबान हैं, उनके नाम बच्चे बच्चे की जबान के ऊपर हैं, उनको बिठाकर मखसूस किस्म के अगर फैसले आते रहेंगे, तो आप मुझे बताइए कि इससे अदलिया के वकार में इजाफा होगा? क्या अदलिया का किरदार गैर मुतनाज़ होगा, या अदलिया की वजह से पाकिस्तान नए सियासी बहरानों में और आइनी बहरानों के अंदर गिरफ्तार होगा? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 2017 में भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को एक सियासी साजिश के तहत नाअहल करके मुल्क को बदतरीन मुआशी बहरान की तरफ धकेला था, जिसके आज हम कांटे चुग रहे हैं, जिसके आज हम नताइज उठा रहे हैं। और आज फिर एक इस तरह का फैसला किया गया है जिसके पाकिस्तान के वफाक पर मेरे नजदीक नाकाबिले तलाफी नुकसानात होंगे और ऐसी ऐसी आईनी बहसें छिड़ जाएंगी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो मर्दमशुमारी मुकम्मल होगी, इसके बाद नई हल्का बंदी 4-6 महीने के बाद आ जाएगी। तो अगर सूबे पंजाब में कोई ज़िमनी इलेक्शन होगा तो वो किस बुनियाद के ऊपर होगा? क्या वो नए हल्कों के ऊपर होगा? क्योंकि नए हल्के के मुताबिक तो हो सकता है कि एक नशिस्त एक जिले से निकल के दूसरे जिले में जा चुकी हो। ऊपर कौमी असेंबली की हल्का बंदी जो है वो नई मर्दमशुमारी की रोशनी में होगी। नीचे जो सूबाई असेंबली के हल्के हैं वो पुरानी मर्दमशुमारी पर किस तरह बरकरार रह सकेंगे? ये बहुत सारे संजीदा मसाइल थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सुने बगैर एक मखसूस फैसले को दोबारा उसका उजलत के अंदर इयादा करके मुल्क को मैं समझता हूं कि एक आईनी और सियासी बहरान में धकेल दिया। अब एहसन साहब, लेकिन इसका वे फॉरवर्ड अब क्या होगा? क्योंकि अगर तो इलेक्शन के लिए पैसे नहीं फराम किए गए, सिक्योरिटी नहीं फराम की गई, गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आती है, डिफेंस भी आती है, तो क्या होगा? आज नवाज शरीफ साहब ने भी फैसले पर तनकीद करते हुए ये कहा कि जिन 3 जजेस ने फैसला किया है उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाया जाए, उनके खिलाफ बाकायदा रेफरेंस भिजवाया जाए। तो ये तो बिल्कुल टकराव की सूरत हाल पैदा होगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इस फैसले पर आप अमल करेंगे, इंतखाबात करवाएंगे? जी जी हसन साहब। देखिए, हमने तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट का एहतराम किया। जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया
तो अभी फैसले की स्याही खुश्क नहीं हुई थी, नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफा दे दिया था अपने ओहदे का। लेकिन इस मुल्क के साथ आखिर कितना मजाक करना है हमने। हम मुसलसल देख रहे हैं कि एक तरफ के फैसले किए जा रहे हैं, एक लाडला है जिसको वो तौहीन अदालत करे तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ सकती। मुझे आप आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल किया था। 7 महीने तक इमरान और उस्मान बुजदार ने उन इदारों को बहाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूतियों के नीचे मसला। यकीन कीजिए कि दफा 30 का जो मजिस्ट्रेट है या एक सिविल जज है, वो भी अपने फैसले की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे आए कि जनाब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है, उन बल्दियाती नुमाइंदों को झाड़ के भगा दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग तक नहीं चलने दी। इस हद तक इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ देना, इस हद तक इमरान खान के ऊपर छतरी का साया रखना, मैं समझता हूं कि ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ का जनाजा है जो पाकिस्तान में निकाला जा रहा है। तो ऐसे सब इस फैसले पर या तो हुकूमत अमल करेगी या नहीं करेगी, इसके अलावा तो आपके पास और कोई इस वक्त ऑप्शन बचा नहीं है। और ये जो 3 जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस की बात हो रही है, क्या इस पर कंसेंसस है कि ये रेफरेंस दायर किया जाएगा और जल्द दायर किया जाएगा, जो आज नवाज शरीफ साहब ने बात की? देखिए, इस बारे में तो जो कानूनी माहिरीन है और वजीर कानून बेहतर राय दे सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के साथ जो मजाक हो रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जो मजाक हो रहा है, ये एक सियासी जमात की कनाइवेंस है। इधर चंद मखसूस जज साहिबान हैं और एक पार्लियामेंट का कानून है जो कि सुओ मोटो नोटिस लेने के लिए और तश्कील जो बेंच दिया जाता है उसके हवाले से कानून साजी कर चुका है और सदर मुमलकत उसके ऊपर बैठे हुए हैं, एक खास एजेंडे के साथ बैठे हुए हैं। तो एक आपको कनाइवेंस नजर आती है ईवान सदर की, सुप्रीम कोर्ट के इन जज साहिबान की और पीटीआई की, जिसके नुमाइंदों को और वोकला को पूरा मौका दिया गया कि वो अपना माफी ज़मीर, अपना केस सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान करें। किसी और जमात को नहीं सुना गया, किसी और स्टेक होल्डर को नहीं सुना गया और उसके बाद फैसला दे दिया गया। फिर आप मुझे ये बताइए कि कितना बड़ा तजाद है कि एक तरफ तो काजी फायज ईसा साहब ने जब सुओ मोटो को होल्ड किया कि जब तक कानून नहीं बनता इसकी समाअत नहीं होनी चाहिए, हमें यह कहा गया कि एक सर्कुलर के जरिए उस फैसले को हमने जायल कर दिया है। लेकिन फिर उसके बाद एक 6 रुकनी मखसूस बेंच बना के उस काजी फायज ईसा साहब के फैसले को मतरूक किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर वो फैसला मतरूक किया गया है 6 रुकनी बेंच के जरिए, तो जितनी देर तक वो मतरूक नहीं हुआ था वो फैसला फीट होल्ड करता था, दैट वाज ऑन ग्राउंड। तो इसका मतलब है उन 3 जजेस ने जो फैसला दिया है वो गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला दिया है। तो एहसन साहब, मुझे आखिर में मुख्तसरन बता दीजिएगा वे फॉरवर्ड क्या है। इससे पहले ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज़ आई गवर्नमेंट की जानिब से कि वो सुप्रीम कोर्ट ही करे, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है, तो शायद अब सुप्रीम कोर्ट पर भी जिस तरह से वर्जन सामने आ रहे हैं, शायद गवर्नमेंट का उस तरह से एतमाद नहीं रहा। वे फॉरवर्ड क्या है? क्या इलेक्शन ही करवा दिए जाए, एक ही दिन करवा दिए जाए पूरे मुल्क? जी, वे फॉरवर्ड सिर्फ एक है कि सुप्रीम कोर्ट को बचाया जाए और चीफ जस्टिस साहब को एहसास करना चाहिए कि हिस्ट्री लिखी जा रही है। देखिए, बड़े बड़े लोग अपने ओहदों पर आते हैं और जब ताकत के ऊपर बैठे होते हैं तो उनका ख्याल होता है कि हमेशा उनके गिर्द ही सूरज और जमीन चक्कर लगाएगी। एक दिन उन्होंने जाना है और एक परमानेंट चीज होती है लेगेसी। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब तारीख से सबक लेना चाहते हैं तो उन्हें जस्टिस मुनीर का हाल देखना चाहिए, उन्हें अपने से पहले साकिब निसार साहब से सबक सीखना चाहिए, उन्हें आसिफ खोसा साहब से सबक सीखना चाहिए। अभी बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की तारीख के जो सबसे दरख्शिंदा नाम हमें याद आते हैं, जस्टिस कॉर्नेलियस है, जस्टिस राणा भगवान दास साहब हैं, जो को अभी उन्हें हमने निशाने इम्तियाज दिया है। काश के इन लोगों से कोई सबक सीखें। ये हमारे जो इन मनसबों पे लोग बैठे हैं, फुल कोर्ट बनाएं, तमाम इदारे को इकट्ठा करें। आप कौम की इत्तेहाद की बात करते हैं, आप सियासतदानों के इत्तेहाद की बात करते हैं, खुदारा सुप्रीम कोर्ट को इकट्ठा कीजिए, फुल कोर्ट बैठे,
जो फैसला वो करेगा सबको मंजूर होगा। मुझे इस बात का कोई जवाब दे कि अगर इतना मजबूत केस था तो क्यों फुल कोर्ट नहीं बनाया जा रहा था, क्यों फुल कोर्ट बनाने से हिचकिचाहट का मुजाहरा किया जा रहा था। अगर एक केस कानून और आइन की बुनियाद पे मजबूत है तो यकीनन तमाम जज साहिबान उस आइन और कानून की बुनियाद के ऊपर उसको अपहोल्ड करते। तो फिर किस बात का खौफ था, क्यों नहीं फुल कोर्ट बनाई गई? ये वो सवाल है कि जो हर पाकिस्तानी पूछने में हक बजानिब है। फुल कोर्ट बना दिया जाता है। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चाइना में आप मौजूद थे लेकिन आपने फिर भी हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मारूफ लॉयर सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनके साथ पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब भी मौजूद होंगे। और फिर हम तहरीक इंसाफ से जानेंगे उनका लाए अमल क्या है। साबिक स्पीकर असद कैसर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक में। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले एहसन इकबाल साहब को आपने सुना, बड़ा क्लियर कट एक मैसेज था कि गवर्नमेंट मतलब नहीं कर सकती इस पर अमल दरामद। ये फैसला जो है वो अब मुतनाज़ा बन चुका है। हाँ, अलबत्ता अगर फुल कोर्ट बनाकर इस किस्म का फैसला कोई सामने आता तो बिल्कुल उस पर मनोअन अमल करने के लिए तैयार थे। इस वक्त हमारे साथ मारूफ कानूनदान हैं, PTI के सेनेटर भी हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारून रशीद साहब, इससे पहले कि मैं अली जफर साहब के पास जाऊँ, ये जो आज का फैसला आया, गवर्नमेंट ने, काबीना ने ये कहा कि जी इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, अक़लियती फैसला है, हम मुस्तरद करते हैं, दो टोक अल्फाज में कहा। फिर नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा जी जिन तीन जजेस ने फैसला दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ इस पर क्या है? पाकिस्तान बार काउंसिल का पहले दिन से यही मौक़िफ़ था कि फुल कोर्ट कंस्टिट्यूट कर दी जाए, ठीक है, जिसमें ये फैसला आ जाए। अब देखें, पहले 9 मेंबर्स बेंच था, फिर वो 7 हुआ, फिर वो 5 हुआ, फिर 3 हो गया, फिर जजेस साहिबान की ऑडियो लीक्स हुई। तो ये सारी, आज तक उन आइडियोज़ के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आया कि ये वो आइडियोज़ जो हैं वो फेक हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। तो अगर सूरत हाल ऐसी थी तो वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी आपस में रिफ्ट है कि ये जो बेंच है, या तो बेंच फुल बेंच हो, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठकर ये एमिकेबली रिजॉल्व कर लें कि इलेक्शन कब होना है कब नहीं होना। तो अगर ये मामला अगर हो जाता, आजकल तो आपने देखा है मुल्क की हालात भी ऐसे ही हैं कि कौम अफोर्ड ही नहीं कर सकती इस किस्म की रेफ्ट कि अभी अगर मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि इलेक्शन एक साथ हो, कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का, और वो 254 आर्टिकल के तहत भी हो सकता है कि अगर वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए नहीं है कि इलेक्शन पहले ही लेट हो चुका है जी, वो 90 डेज़ वाली बात ख़त्म हो गई है। अब अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है तो ये आर्डर ये भी हो सकता था कि सारे इलेक्शन कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के एक साथ हो। तो इसलिए अगर नहीं हुआ तो आज आपने देख लिया है कैबिनेट में क्या फ़ैसला हुआ, कौमी असम्बली में क्या स्पीचेस हुई, या कौमी असम्बली में जितनी भी पार्टीज हैं उनका क्या रद्द अमल है। अच्छा सर, मतलब आपके जवाब से अंदाज़ा आप ये कह रहे हैं कि आईनी और सियासी बुरान आप बढ़ता देख रहे हैं, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने चाहे जैसा भी फैसला है लेकिन क्या वो बाइंडिंग नहीं है, और अगर वो उस पर अमल दरामद ना हुआ तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगी? देखिए, वो तो अब ये देखना पड़ेगा कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है जी, और अगर नहीं होती तो वो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर इलेक्शन किसी वजह से नहीं होते तो इलेक्शन कमीशन हमें एप्लीकेशन दे के हमें वाजे करे कि क्या है, कोई माली यानी एक गुंजाइश वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने भी ये ऑर्डर किया है। तो इस सूरत हाल में जो भी होता है ये तो अब गवर्नमेंट ने फैसला करना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है कि इस ऑर्डर को किस हद तक इम्प्लीमेंट होना है। अली जफर साहब, गवर्नमेंट का वर्जन सामने आ चुका है और काबीना का ये कहना कि जी ये अक़लियती फैसला है और उसको हम नहीं मानते, उस पर अमल दरामद भी एज सच नहीं हो सकता। फिर नवाज शरीफ साहब ने जो कहा कि जी 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भिजवाया जाए, ये तो आगे भी पाइपलाइन में ये आईनी और सियासी बुरान ही नजर आ रहा है। तो क्या आज ये जो फैसला हो चुका है अब उसमें नहीं जाते कि फैसला ठीक है, फैसला गलत है,
फुल बेंच नहीं बनाया गया, 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया, कुछ जजेस पर कुछ इल्जामात भी लगाए गए। लेकिन अब जो फैसला हो चुका है, अगर ये ना माना गया, इस पर अमल दरामद ना हुआ, उसके बाद क्या हो सकता है? क्या आप देख रहे हैं? क्या कॉन्टेम्प्ट लग सकती है शहबाज शरीफ साहब पर या इलेक्शन कमिश्नर पर या बाकी जो लोग हैं उन पर? जी देखें, सबसे पहले तो 1 सेकंड के लिए हम इस अदालती फैसले को साइड पे कर देते हैं। आइन बड़ा वाजे कहता है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं, इस पे कोई शक नहीं, ना कोई कंट्रोवर्सी है। आर्टिकल 5 है हमारे आइन का, वो कहता है हर शहरी, चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक शहरी हो मेरी तरह या आपकी तरह, हम सब ने आइन की पासदारी करनी है। आइन की हमारी जिम्मेदारी है कि हम आइन को ओबे करें, ये आर्टिकल 5 कहता है। ठीक है। आर्टिकल 189 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर फैसला आ जाता है जिसमें आइन की तशरीह की हो, तो वो आइन का हिस्सा बन जाता है वो फैसला, और हर एक पे लाजिम है कि उस फैसले की पाबंदी करे। तो ये कहना कि ये फैसला हम नहीं मानेंगे, ये इसकी गुंजाइश हमारे आइन में नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान में कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर बनना है या पाकिस्तान का आपने शहरी रहना है, तो हमारा लॉ ऑफ जंगल नहीं, हमारा आइन है। हमारे आइन के ऊपर पाबंदी करना उसकी जिम्मेदारी है हर शहरी की, जिस तरह मैंने कहा, और अमल करना एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे, वो भी हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपने किसी ने किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर या हाई कोर्ट के ऑर्डर या किसी अदालती फैसले को नहीं मानना और ये कहना है कि हम मानेंगे नहीं या उस पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर किसी जंगल में चले जाएं, वहाँ जंगल का रूल होगा, वहाँ फिर आप रह लें और वहाँ के कानून के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन पाकिस्तान में उसकी गुंजाइश मुझे नहीं नज़र आती। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ही इस चीज़ को कवर कर लिया है, और वो इस तरह कवर किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि अगर आपके साथ हमने आपको कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट को कहा है कि वो 21 बिलियन या 20 बिलियन रुपीस पैसे दे दें, और हमने ये भी कहा है फेडरल हुकूमत को और प्रोविंशियल हुकूमत को कि पुलिस या फौज पाकिस्तान में पर्सनल या किसी रेंजर्स से या किसी पैरामिलिट्री फोर्स से या जहाँ से भी हो बंदोबस्त करें सिक्योरिटी का। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई नहीं इस ऑर्डर पे अमल करता और हेल्प नहीं करता, मदद नहीं करता इलेक्शन कमीशन की, तो वो फिर चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहेगा हमारे पास आ जाएं, हम फिर जो ऑर्डर्स हैं वो पास करेंगे। मकसद उसका ये है कि अगर कोई अमल दरामद नहीं करता है इस ऑर्डर पे, तो फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, और अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हुई तो फिर आपको सजा भी हो सकती है, आप नाअहल भी हो सकते हैं। इसलिए इसकी मुझे गुंजाइश नज़र नहीं आती कि इस ऑर्डर पे अमल दरामद ना हो। मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, मेरी नज़र में मेरी नज़र जी जो फैसले होते हैं अदालतों के इस किस्म के, जिसको ना पसंद आए वो बेशक तनकीद करे, जिस तरह आपके अभी हमारे बार काउंसिल वाले भी तनकीद कर रहे हैं फैसले पे, वो ठीक है, वो जायज़ बात है। तनकीद कोई करता है, हम उसका जवाब दूसरी साइड से भी दे देते हैं, और फिर आप और पब्लिक उसको डिबेट करके फैसला कर लेती है कि ये जजमेंट दुरुस्त है नहीं है। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि हम अमल दरामद नहीं करेंगे। अगर ये कहना शुरू हो गए हाईएस्ट ऑफिसर्स, हाईएस्ट पब्लिक ऑफिसर होल्डर्स, कैबिनेट लेवल पे भी कहना शुरू हो गए, तो फिर तो एनार्की हो जाएगी। इसकी गुंजाइश मैं समझता हूँ एक कानूनदान, एक वकील की हैसियत से, एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, कि ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स नाकाबिले बर्दाश्त हैं। नाकाबिले बर्दाश्त। हारून रशीद साहब, अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस क्या हैं? एक तो रिव्यू की प्रोविजन तो मौजूद है, लेकिन रिव्यू तो नॉर्मली वही बेंच बन जाता है और शायद ही रिव्यू में गवर्नमेंट जाए, लेकिन अपील में भी जा सकते हैं, और जो कि खुद नोटिस की जो अभी अमेंडमेंट्स वगैरह हुई हैं नेशनल असम्बली और वहाँ से पास हुई हैं, सदर मुमलिकत के पास वो मामला अटका हुआ है। 15-20 मिनट डेज में अगर उस पर साइन हो जाता है, क्या उसको फिर भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है, या वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और गवर्नमेंट फिर अपील में भी जा सकती है इस फैसले के खिलाफ? वो तो देखें, कौमी असम्बली ने एक बिल पास किया है और वो सेनेट ने भी कर दिया है जी, और सेनेट के बाद अब प्रेसिडेंट साहब के पास है। प्रेसिडेंट साहब उसे कॉन्सेंट देंगे
अगर लिमिटेड टाइम में, तो फिर तो वो हो जाएगा। और अगर वो डिले करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक लॉ बन जाएगा और उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा और तभी अपील हो सकती है। ये मेरा ख्याल है 20 दिन उसकी कोई जी है। 20। अच्छा, तो तभी फिर ये अपील फाइल हो सकती है नए लॉ के तहत। अच्छा, तो मीनवाइल तो ऐसा रूल्स प्रोसीजर को ये चेंज करने के लिए ये लॉ बना है और उस लॉ पे इम्प्लीमेंट तभी होगा जब उसका नोटिफिकेशन होगा। यानी उसमें नोटिफिकेशन तो मेरा ख्याल है कि अगर डेज काउंट किए जाएं तो 15-16 अप्रैल तक ऑटोमेटिकली फिर हो जाना चाहिए। अली जफर साहब, इसी तरह है क्या वो जो कानून साजी है वो आएगी सुप्रीम कोर्ट में? क्या उस पर कोई से हो सकती है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की, या चूंकि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामान से नेशनल असम्बली सेनेट में वो करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, तो क्या वो इसी तरह ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा? जी, आपने शायद मेरी सेनेट में स्पीच नहीं सुनी। जब ये बिल सेनेट में पेश हो रहा था तो मैंने उस वक्त सब सेनेटर्स को कहा था कि देखें, आप एक गैर आइनी हरकत करने जा रहे हैं, क्योंकि आइन हमारा बड़ा वाज़े तौर पे ये कहता है, और इसको आप पढ़ लीजिए, आपकी उसमें कोई इबहम नहीं है। आइन ये कहता है कि अगर आपने आर्टिकल 184(3) यानी कि जिसमें सुओ मोटो पावर होती है और जिसके तहत ये वाली पिटिशन फाइल की गई थी, 184(3) में अगर आपने किसी किस्म की तब्दीली करनी है, कोई अपील की प्रोविज़न देनी है या कोई मुदाखलत करनी है अदालत सुप्रीम कोर्ट के पावर्स में या जुरिस्डिक्शन में, तो आपको आइनी तरमीम के ज़रिए करनी चाहिए। मेरी नज़र में ये तरमीम बड़ी अच्छी है, अपील होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये है कि आप आइन में तरमीम करें, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप वो कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिल है, ये जो कानून है, ये सिंपल मेजॉरिटी से पास किया गया है, ये आइनी तरमीम के जरिए नहीं किया गया। तो बैरिस्टर साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन ये जो आप बात करें, ये एतराज क्या सदर मुमलिकत लगा सकते हैं इस पर कि ये तो आप आइन में तरमीम के बगैर कर ही नहीं सकते? बिल्कुल, ये सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी है कि वो ये कहें कि ये आप तरमीम कर ही नहीं सकते, और अगर ये सदर मुमलिकत साहब इसको अप्रूव भी कर देते हैं और ये कानून बन भी जाता है, तो ये अदालत में चैलेंज होगा और अदालत में ये कलअदम करार दिया जाएगा, क्योंकि ये कानून जो है ये आइन के ख़िलाफ़ है। अब आप देखें कि सेनेट में लॉ एंड जस्टिस कमेटी, जिसके मैं चेयरपर्सन हूँ और जिसके अंदर सारे मेंबरान हैं, बड़े बड़े वकला हैं जो सेनेटर्स हैं, उसमें मेंबर्स हैं, हमने जब ये सोचा कि अपील होनी चाहिए तो हमने एक आइनी तरमीम के ज़रिए पेश की सेनेट में, जो अभी तभी डॉक्यूमेंट सेनेट में मौजूद है, जिसमें हमने कहा कि ये तरमीम आइनी 2/3 मेजॉरिटी से होनी चाहिए। इसलिए ये हमने तजवीज़ पेश की और बल्कि एक अमेंडमेंट के तौर पे पेश की सेनेट के सामने। तो जब पूरी सेनेट एक तरफ कह रही है कि ये एक आइनी तरमीम के ज़रिए होना चाहिए, फिर एक दिन में भी बल्कि एग्जैक्टली मेरी स्पीच थी शायद 15-20 मिनट की, उससे पहले शायद 5-10 मिनट और स्पीच एक की थी लॉ मिनिस्टर साहब ने, तो तकरीबन कोई 35 मिनट में ये कानून पास हो गया सेनेट से। कोई डिबेट नहीं हुई, ना किसी ने इसको पढ़ा, ना सुना, ना समझा। तो ये इस किस्म का कानून ज़्यादा देर लास्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये कहना कि एक अपील हो जाएगी इस जजमेंट के ख़िलाफ़ जो आज दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसकी गुंजाइश नहीं। सिर्फ एक चीज़ की गुंजाइश है, और वो ये है कि इसके खिलाफ रिव्यू फाइल कर दिया जाए। और रिव्यू फाइल करने का कर दिया जाए, ठीक तरीके क्या है? तरीक़ेकार ये है कि वो इन्हीं जज साहिबान के सामने जाता है, और कोई बहुत मेजर कोई लीगल उसमें इशू हो, कोई ऐसा नुक्ता रह गया हो, तो सिर्फ उसी ग्राउंड पे रिव्यू हो सकता है। ठीक। हारून रशीद साहब, ये तो फिर डन एंड डस्टेड मामला लगता है। अगर जो बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं कि एक तो वो 2/3 मेजॉरिटी से आइन में तरमीम करनी होगी, दूसरा अगर सदर मुमलिकत भी उस पर साइन कर देते हैं और वो कोर्ट में अगर चैलेंज हो जाता है तो वो तो पेंडिंग, तब तक फैसला नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। जो असेंबली सिटिंग है सेनेट और कौमी असेंबली, उसने तो मेजॉरिटी से ये पास कर दिया। नहीं, वो 2/3 का सिटिंग मेजॉरिटी आईनी तरमीम का क्या है। लेकिन अगर असेंबली की मेंबरशिप इतनी है तो वो जो मौजूदा है वो इतनी बनती है। अच्छा, अगर उसने बिल पास कर दिया है और वो प्रेसिडेंट को चला गया है, बाकी मेंबर तो है ही नहीं है, सिटिंग ही नहीं है, कईयों ने रिज़ाइन किया हुआ है, कई मेंबर्स ही नहीं रहे,
तो इस वजह से जो कौमी असम्बली और वो 2/3 ही बनती है। अली जफर साहब आपने सुना, अरुण रशीद साहब कह रहे हैं वो तो 2/3 ही बनती है। कौमी असम्बली में तो पीटीआई है ही नहीं, जो जितने भी हैं वो ट्रेजरी बेंचेस ही हैं, तो वो 2/3 ही है। जी नहीं, अगर आप बिल का टाइटल इनवान ही पढ़ें तो ये एक कानून है, एक कानून बनाया गया है, कोई आइन में अमेंडमेंट नहीं की गई। आइन की अमेंडमेंट जो है वो बाकायदा एक उसका तरीक़ेकार होता है, और आपको इल्म है कि उसमें 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल हाउस होता है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग नहीं होता। यानी कि 2/3 जितना हाउस की स्ट्रेंथ है सेनेट और पूरे नेशनल असेंबली की। और उसके अलावा अगर उस आइनी अमेंडमेंट का अगर प्रोविंसेस पे भी, सूबों पे भी कोई इफेक्ट हो तो फिर सूबों की वोट्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये कह देना कि ये एक आम कानून बिल पास हुआ है, एक आम कानून पास हुआ है, ये एक आइनी तरमीम है जिसमें ना तो 2/3 मेजॉरिटी है, ना प्रोविंसेस को लिया गया है, कंसल्ट किया गया है, ना उनकी वोटिंग की गई है, तो ये मेरा ख्याल है दुरुस्त बात नहीं होगी। इसको कोई भी और सदर मुमलिकत भी इस पर एतराज लगा सकते हैं। अली जफर साहब, हारून रशीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक मुख्तसर ब्रेक लेके नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमने ब्रेक का फ़ायदा ये उठाया कि बैरिस्टर अली जफर साहब भी और हारून रशीद साहब भी बात उस जानिब हो रही थी कि ये पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है, चाहे आप सियासत उठा लें, सहाफ़त उठा लें, वकालत उठा लें, इदारों में देख लें, लेकिन इस पर फुल स्टॉप तो लगना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क इसी तरह तवाना रहे, और इंशाल्लाह रहेगा, और इसी तरह फलता फूलता रहे और आगे की तरफ हम चलें, तो इट्स अबाउट टाइम के सियासतदानों को और हम सबको रियलाइज़ करना चाहिए कि अब थोड़ा सा आगे की तरफ भी सोचा जाए। हमें याद है जब अदम एतमाद आ रही थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो उस वक्त भी कासिम सूरी साहब ने जो एक एक्ट लिया कि जी पार्लियामेंट डिज़ोल्व हो गई, अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं आई, फिर आरिफ अलवी साहब ने उसको डिज़ोल्व कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो कि आईन पाकिस्तान कहता था, और अदम एतमाद पर वोटिंग हो गई। उस वक्त भी अली जफर साहब ने बड़ा खुल के कहा था कि बिल्कुल आइन जो कहता है मैं उस फैसले को खुलकर तस्लीम करता हूं। तो आज भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर एतराज़ात बेतहाशा उठाए जा सकते हैं, लेकिन असल मामला ये है कि अगर कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है तो अब गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करे। और अगर सियासी जमातें ये समझती हैं कि एक सूबे में इलेक्शन से पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगी, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो बढ़ेगी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आइन के तहत आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। फिर उसका वाहिद हल ये है कि आपस में बैठें और एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ जाया जाए। उसके TORs तय हो सकते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स पर भी बात हो सकती है। सिविल सोसाइटी भी कोशिश कर रही है, और हम हारून रशीद साहब और अली जफर साहब से भी इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, ये जो मैंने बात की, इस वक्त ये कितनी ज़रूरी है, रिगार्डलेस ऑफ के पॉलिटिकल एफिलिएशन आपकी किसके साथ है, या हारून रशीद साहब जो हैं वो क्या अच्छा या क्या किस चीज़ को बुरा समझते हैं। इस वक्त अगर मुल्क की बात की जाए, माशरे की बात की जाए, मईशत की बात की जाए, क्या होना क्या चाहिए इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ। डायलॉग ये बहुत ज़रूरी है, इसको वी कैन नॉट टेक इट ऑफ द टेबल। डायलॉग करना ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स कम करने हमारे सामने 3 क्राइसिस थे। एक था आइनी क्राइसिस, जिसका अब इस अदालती फैसला जो आया है आज, उसने उसको फाइनली तय कर दिया है, अब इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरी है पॉलिटिकल क्राइसिस। वो पॉलिटिकल क्राइसिस के टेम्परेचर्स कम करने के लिए डायलॉग के अलावा और कोई इलाज नहीं है। और तीसरा फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसका आपने जिक्र किया, वो पॉलिटिकल जब टेम्परेचर्स कम होंगे, जब इलेक्शन होगा, जब हुकूमतें आएंगी, मेरा ख्याल है उसके बाद सबको मिलके उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन्स। पार्टी लाइन्स अपनी अपनी जगह, लेकिन सबसे अहम हमारे लिए हमारा मुल्क है। आप देखें, जब हम बात करते हैं कि हमने अदालती फैसलों पे अमल नहीं करना, तो कल को मुझे एक टैक्स का कानून नहीं पसंद आता, मैं वो टैक्स कहता हूँ मैंने नहीं देना, तो फिर हुकूमत किधर जाएगी? फिर तो हर कोई अपनी अपनी मनमानी करेगा और ना कानून मानेगा, ना अदालती फैसले मानेगा, तो इस तरह तो एनार्की हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम
डायलॉग करें, और डायलॉग में आपने जिस तरह फरमाया हर चीज़ ओपन करके उस पर फैसले करके आगे चलें नेशनल इंटरेस्ट में आगे बढ़ा जाए। ठीक है। हारून रशीद साहब, क्या पाकिस्तान बार काउंसिल इसके लिए, जो हमने बात की, अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है? आप पाकिस्तान बार काउंसिल के अम्ब्रेला के अंडर भी ये नेशनल डायलॉग तो करवा सकते हैं, और मेरे ख्याल है कोशिश भी कुछ की है। जी डेफिनेटली की थी। इसमें हम सारी बार काउंसिल्स ने, प्रोविंशियल बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल, डिसाइड ये हुआ था, एक रेजोल्यूशन पास हुई थी कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, उसमें डायलॉग हो, और डायलॉग के में ये बात डिस्कस हो कि इलेक्शन किस तरह हो और कब हो। और ये सारी चीज़ें जो मौजूदा जो सूरत हाल पोलराइजेशन बनी हुई है, इस पोलराइजेशन को जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि पार्टी लाइन अपनी अपनी है, लेकिन चूँकि इस मुल्क का जो दारोमदार है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आगे जमहूरी मुल्क है उसने टेक ओवर करना होता है और हुकूमतें चलानी होती हैं। और यही पोलराइजेशन की वजह थी कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है और इलेक्टेड गवर्नमेंट एक फारग हुई है। उसकी वजह यही थी कि पार्टीज़ में पोलराइजेशन थी, जो गवर्नमेंट थी वो दूसरी पार्टियों को नहीं पूछती थी, और या दूसरी पार्टी अपोजिशन की जो थी उन्हें अपना उनका एजेंडा था कि गवर्नमेंट जो है वो सही नहीं चल रही। तो जिस वजह से ये सारा मामला कौमी असम्बली में पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये हुआ है कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस हुआ है। तो इस सारी चीज़ों, इसका मुल्क को नुकसान होता है। लेकिन अगर मुल्क में ये स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और आइनी स्टेबिलिटी नहीं है, और ये जिस तरह आजकल आटे की सूरत हाल आपने देखी है कि लोगों का मकसद तो आटा है, लोगों को आटा मिलना चाहिए या उनकी ज़रूरियात जो हैं वो कम अज़ कम पूरी होनी चाहिए। तो अगर ये मामलात इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में रेफ्ट में होंगी और सुप्रीम कोर्ट में अपनी रेफ्ट होगी, तो ये फिर मुल्क जमहूरी तौर पे कैसे चलेगा और मजीद अनारकी की तरफ सिचुएशन जा सकती है। हारून रशीद साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत को तकरीबन 44 साल हो चुके हैं। 1979 में उन्हें फांसी दी गई, और जो कि ख़ुद जुडिशरी ने फिर तस्लीम किया, जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह ने, कि वो एक जुडिशल मर्डर था। लेकिन आज भी उन्हें, अगर वो था भी और एतराफ़ जुर्मी तकरीबन हो गया, तो उन्हें पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से इंसाफ नहीं मिला। उस वक्त जो भी हालात थे, लेकिन आज तो हालात बदल चुके हैं। तो एटलीस्ट अगर वो फ़ैसला जो था वो एक सियासी फ़ैसला था, तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहिए। बाकायदा पीपल्स पार्टी की एक दरख्वास्त भी मौजूद है, बल्कि आज काबीना ने भी मुतालबा किया मोअज़्ज़ज़ अदालत से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो मामला है, जो कि एक केस था, उसको दोबारा से उसको रीविज़िट किया जाए और फ़ैसले को जो है वो करेक्ट किया जाए। तो राज़ी जी, रेफरेंस पेंडिंग है, बिल्कुल। हारून रशीद साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आज के फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। दोनों हज़रात का भी शुक्रिया। और एहसन इकबाल साहब ने हमें चाइना से ज्वाइन किया था। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।